चैप्टर 3 में कल हमने पढ़ा था कि मतलब जो हमारा ह्यूमन है उसमें रिप्रोडक्शन की क्या प्रोसेस है। अब आज हमारे लिए पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन इन मैन, मतलब रिप्रोडक्शन में कितने स्टेप्स आते हैं और इन स्टेप्स के दौरान जो प्रोसेस होती है हमें उसे पढ़ना है। तो मानव में यदि हम प्रजनन चक्र की बात करें तो आपको पता है कि जो हमारा मानव है वो इस दुनिया में सबसे अधिक विकसित और बुद्धिमान प्राणी है। अब यदि हम बात करें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मैन जो होता है उसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, तो वो अलग अलग स्टेप्स में होता है। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें आता है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन के लिए एग और स्पर्म का फॉर्मेशन, एग और स्पर्म हमारे यूनिट्स कहलाती हैं, वो यूनिट्स जिनसे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो मेल होता है, मेल की बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो हमारा मेल है उसकी बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो हमारी फीमेल होती है फीमेल की बॉडी में एग का फॉर्मेशन होता है। देन इस प्रोसेस को भी हमारे लिए पढ़ना है कि एग का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा और स्पर्म का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा। तो गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट यदि हम टाइप की बात करें तो वो हमारा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन यानी कि जनन मतलब उसी चीज़ का निर्माण होना, उसका बर्थ होना और उसका जनरेट होना, और यहाँ पे लिखा है शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु का बनना, किसकी बॉडी में, मेल की बॉडी में। और शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं और जनन के लिए जेनेसिस बोलते हैं। तो इन दोनों टर्म से मिलकर बना है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। फिर इसके बाद हमारी फीमेल जो रहती है, फीमेल की बॉडी में एग का फॉर्मेशन होता है यानी अंडाणु। आपको पता है कि हमारे शुक्राणु और अंडाणु युग्मक यानी कि गैमेट्स कहलाते हैं। तो जो हमारी फीमेल होती है उसकी बॉडी में अंड का निर्माण होता है। अंड निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के लिए हम अंड जनन या oogenesis कहते हैं, अंड जनन या oogenesis। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे लिए पढ़ना है कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। देन उसके बाद हमारे लिए उसके टाइप्स पढ़ने हैं कि वो कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट टाइप है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकंड टाइप है हमारा oogenesis। देन इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि हमारे एग का फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन हो गया। अब उन फॉर्मेशन होने के बाद एग और स्पर्म दोनों का कंबाइन होता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद एक द्विगुणित जाइगोट बनता है। जैसे यहाँ पे शुक्राणु जनन से हमारा एन गैमेट बना, ये मेल गैमेट यानी कि स्पर्म कहलाएगा, और अंड जनन से हमारा एग का फॉर्मेशन हुआ, ये भी एन रहेगा यानी कि हैप्लॉइड रहेगा, अगुणित रहेगा। देन ये वाला एन और ये दोनों एन का फ्यूजन होगा। ये जो फ्यूजन की प्रोसेस है यानी कि एग और स्पर्म के जो मिलने की प्रोसेस है वो हमारे सेकंड स्टेप फर्टिलाइजेशन या निषेचन में होती है। फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन में होती है, और फर्टिलाइजेशन में दोनों के मिलने के बाद यानी n + n = 2n, ये 2n जो है, ये 2n इस 2n में बार बार डिवीजन होगा और ये एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ये जाइगोट द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड होगा, ये हमारा डिप्लॉइड होगा, ये हमारा डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित होगा। और इसमें जो हमारा जाइगोट है या जो हमारा युग्मनज है, इस युग्मनज में बार बार समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने के बाद ये जो जाइगोट है इससे हमारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फिर इस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होते हैं। तो हमारे लिए सेकंड स्टेप में पढ़ना है कि निषेचन हो गया। फिर थर्ड स्टेप है हमारा रोपण या इनप्लांटेशन। इनप्लांटेशन, इस रोपण या इनप्लांटेशन में हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारा जाइगोट बना यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा स्टेप है रोपण, इसमें ये रहेगा कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो हमारे यूटेरस यानी कि जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय से ब्लास्टोसिस्ट की जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रोपण या इनप्लांटेशन कहते हैं। इनप्लांटेशन में क्या होगा, ये जो हमारा मतलब जो जाइगोट बना
वो गर्भाशय यानी कि मान लीजिए हमारा यूटेरस है, और इस यूटेरस से जुड़ने या धंसने की जो प्रक्रिया होती है, आपको बता दें कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है वो इस टाइप से होता है, एक गोलाकार संरचना होती है, और इस गोलाकार संरचना की जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं में बार बार सेल डिवीज़न होता है। ये हमारा इस टाइप से एक ब्लास्टोसिस्ट रहता है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट हमारे यूटेरस यानी कि जो हमारी फीमेल होती है उस फीमेल के गर्भाशय से जुड़ता है, तो इस प्रोसेस के लिए हम इम्प्लांटेशन या रोपण कहते हैं। देन रोपण होने के बाद, जुड़ने के बाद जब वो फीमेल की बॉडी से जुड़ जाता है, तो फिर उसके बाद उसमें भ्रूणीय विकास यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है, और इस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। इसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो हमारा भ्रूण बना है, द्विगुणित जो संरचना बनी है, इसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं, जैसे ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, विदलन, क्लीवेज एटसेट्रा। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। जब हम इस एक एक पॉइंट के लिए एनालिसिस करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपके लिए बताया जाएगा कि गैमेट जो बने हैं वो किस प्रकार से बने, फर्टिलाइजेशन हुआ तो किस प्रकार से हुआ, इम्प्लांटेशन में वह किस प्रकार से गर्भाशय से जुड़ा, और भ्रूणीय विकास में बताया जाएगा कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट में कितनी स्टेज आती हैं, और उन एक एक स्टेप्स का हमें डिस्क्रिप्शन करना है। तो ये हमारा पूरा एक मेन्यू है। ये मेन्यू जो है वो हमारा रिप्रोडक्शन साइकिल इन मैन, यानी कि जो हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन में जनन करने की जो क्षमता होती है, जो जनन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, ये उसका पूरा एक डाटा है। इसके लिए हमें एक एक स्टेप को पढ़ना है। इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, यानी शुक्राणु जनन के दौरान किस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता है कि जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। मेल की बॉडी में जो टेस्टिस होता है उसमें हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जो मेल की बॉडी में टेस्टिस होता है उसमें बहुत सारी कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है, जिससे हम शुक्राणु जनन नलिकाएं कहती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स यानी शुक्राणु जनन नलिकाओं में मान लीजिए हमारी कोई शुक्राणु जनन नलिका है, ये हमारी कोई शुक्राणु जनन नलिका है, ट्यूबल्स है। इसकी जो बाहरी परत है ये प्राथमिक जनन कोशिका यानी जर्म सेल कहलाती है, प्राइमरी जर्म सेल कहलाती है, प्राइमरी जर्म सेल। वैसे तो हमारे जो स्पर्म मतलब जो हमारे टेस्टिस की कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं में शुक्राणु बनाने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ ही कोशिकाएं स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाती हैं। जो कोशिकाएं अच्छे तरीके से स्पर्म मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं उन कोशिकाओं के लिए हम प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं। अब प्राइमरी जर्म सेल में क्या होता है कि मान लीजिए हमारी प्राइमरी जर्म सेल ये है, इस प्राइमरी जर्म सेल की जो कोशिकाएं होंगी उन कोशिकाओं में बार बार अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होने के बाद उसमें अगुणित संरचनाएं बनती हैं। इन द्विगुणित संरचनाओं के लिए हम स्पर्मेटिड बोलते हैं। तो जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें 2 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पर्मेटिड का निर्माण यानी कि स्पर्मेटिड किस प्रकार से बनते हैं, और दूसरा है हमारा स्पर्मेटिड का कायंत्रण यानी कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड, यानी स्पर्मेटिड बनने के बाद उसमें क्या चेंजेस आते हैं जिससे वह एक मैच्योर स्पर्म में चेंज हो जाता है, ये हमारे लिए पढ़ना है। तो स्पर्मेटिड का जो निर्माण है वो 3 स्टेप में होता है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन अवस्था। गुणन के लिए हम मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज कहते हैं। अब हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जो हमारा टेस्टिस है उसकी प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है। इस समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। उस गुच्छा के जो कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है उसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ये हमारी स्पर्मेटोगोनियम है। अब क्या होता है इस स्पर्मेटोगोनियम में मतलब यहाँ पे एक समसूत्री विभाजन मियोटिक विभाजन होता है। इस मियोटिक विभाजन में 2 द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ये एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो गुणन प्रावस्था में देखा कि ये जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है। फिर इसके बाद आती है वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में क्या होता है कि जो हमारी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है ये हमारी प्राथमिक
स्पर्मेटोसाइट जो रहती है, इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट इन सभी में से कोई एक जो स्पर्मेटोगोनिया रहती है वो आहार, पानी आदि को ग्रहण करके यानी न्यूट्रिएंट पोषण को ग्रहण करके एक बड़ी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणनावस्था के दौरान 4 कोशिकाएं बनी। इन चारों कोशिकाओं में से कोई एक ही कोशिका जो रहती है वो आकार में बड़ी हो जाती है अपेक्षाकृत इन तीनों कोशिकाओं के। जैसे कि यहाँ पे देखा ग्रोथ फेज में सिर्फ एक ही कोशिका ने आकार में उसकी साइज में इंक्रीज हुई। इस साइज में बढ़ने के बाद इसे हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा, यानी कि डायरेक्ट हमारे स्पर्मेटोगोनियम से हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है, यानी कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में ये जो हमारी द्विगुणित कोशिका थी यानी 2x थी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल थी। अब ये कोशिका 2 आगुणित कोशिका, मान लीजिए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स थे तो हमारे 23 और 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो गई, यानी 2 कोशिका यहाँ पे नई बन जाती हैं। देन इसके बाद क्या होता है, मैच्योरेशन फेज आती है यानी परिपक्वन अवस्था आती है। इस मैच्योरेशन फेज में ये जो हमारे 2 आगुणित कोशिकाएं बनी, इन आगुणित कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन होता है। ये हमारा समसूत्री विभाजन हुआ और इसके बाद फिर से यहाँ 4 कोशिकाएं बनती हैं। ये चारों कोशिकाएं हैप्लॉइड या आगुणित होती हैं। फिर इसके बाद मैच्योरेशन फेज के बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है जिसमें स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। ये तीनों चरण हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है स्पर्मेटिड जो बन गया है उसका कायांतरण। कायांतरण यानी कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं वो हमें पढ़ना है। तो स्पर्मेटिड के कायांतरण में क्या होता है कि जो हमारा स्पर्मेटिड बन गया, ये स्पर्मेटिड, इसमें अचानक से बहुत सारे चेंजेस होते हैं आहार, पानी इन सभी को ग्रहण करने के बाद, और इसमें बहुत सारे चेंजेस होने के बाद इसमें जो पानी रहता है, ये हमारे स्पर्मेटिड में जो जल रहता है वो सूख जाता है और जो हमारे स्पर्म है एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे हमारे 4 स्पर्म बन गए। तो क्वेश्चन पेपर है पूछा जाता है कि एक प्राइमरी जर्म सेल यानी कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक स्पर्मेटोसाइट थी, ये हमारी स्पर्मेटोसाइट है। एक स्पर्मेटोसाइट से हमारे 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। अब इन 4 स्पर्म जो रहते हैं इनमें एक आवरण जो इनके अंदर शरीर का एक स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया रहती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिलकर जो स्पर्म रहती है उसकी जो पूंछ रहती है, स्पर्म में ये जो टेल रहती है, इस टेल को मोटाइल यानी कि गतिशीलता प्रदान करने के लिए ऊर्जा देती हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एक आवरण बना लेती है स्पर्म के बाहर। उस आवरण के लिए हम नेवेन कर्म बोलते हैं। ये नेवेन कर्म जो होता है वो इस टेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे ये गति कर सके।